नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस एंड बैंकिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय स्तर की खबरों को देखा था और उनके माध्यम से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इस बात को भी देखा गया था। उसी क्रम में हम आज आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय खबरों को देखेंगे और उनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं इस बात को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहली खबर है कि शेख हसीना वाजेद 5वें कार्यकाल हेतु बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। ठीक है दोस्तों, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश जैसा कि आप जानते हैं कि तीनों ओर से भारत से घिरा हुआ है। ठीक, तो यहाँ की जो प्रधानमंत्री बनी है वो कौन बनी है? शेख हसीना वाजेद। और जो ये शेख हसीना वाजेद है, इनके पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान और इनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है बांग्लादेश का। ठीक, तो इससे प्रश्न कौन सा बन सकता है? प्रश्न ये बन सकता है कि हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री 5वीं बार बनी है। ठीक, और दोस्तों जो ये बांग्लादेश है, यहाँ पे ये एक भारत का राज्य है त्रिपुरा, और ये जो त्रिपुरा राज्य है वो 3 दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो 3 दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगली खबर है कि लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने। कौन? लाई चिंगते, और ये है लाई चिंगते। तो दोस्तों ये है चीन, और चीन के नीचे यहाँ पे पड़ता है ताइवान। चीन के बारे में आप जानते होंगे कि यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वन पार्टी रूल है, और उसी के विपरीत जो ताइवान है, यहाँ एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लागू है। ठीक, तो यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं कौन? लाई चिंगते। और ताइवान के बारे में आप जानते होंगे कि सेमीकंडक्टर उत्पादन में ताइवान विश्व में एक अहम भूमिका निभाता है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि मार्गरेट द्वितीय की जगह प्रिंस फ्रेडरिक डेनमार्क के राजा बने। ठीक, तो क्वेश्चन कौन सा बन सकता है यहाँ से कि हाल ही में प्रिंस फ्रेडरिक किस देश के राजा बने हैं? तो उसका जवाब हो जाएगा डेनमार्क। और दोस्तों ये है डेनमार्क हमारा, और ये है डेनमार्क के नीचे जर्मनी। ठीक, और जर्मनी के उत्तरी दिशा में डेनमार्क है और जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक है, चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि ब्रिक्स में अब 5 नए सदस्य जुड़ गए हैं। ठीक है, तो जो दोस्तों ये ब्रिक्स है, इसका गठन किया गया था 2009 में। 2009 में ये ब्रिक्स नहीं था बल्कि ब्रिक था, और ब्रिक मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें जोड़ा गया तथा 2011 में विधिवत रूप से दक्षिण अफ्रीका ने बैठकों में भाग लेना शुरू किया, और 2011 से ये ब्रिक्स के रूप में आ गया। और इसी ब्रिक्स जो 5 देशों का समूह था, उसमें 5 नए सदस्य जुड़े हैं। कौन कौन से? यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान और इथियोपिया। ठीक, तो इसमें प्रश्न यह बन सकता है कि निम्न में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य बना है, या निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ठीक है, और दोस्तों आपको पता ही होगा जो ब्रिक्स का अपना एक बैंक है उसको एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो जापान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश बना, और जो जापान का चंद्र मिशन था उसका नाम था SLIM, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। अब इसमें कौन कौन सी खबरें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? पहली खबर ये कि जापान कौन सा देश बना है? 5वां देश बना है। जापान के चंद्र मिशन का क्या नाम था? जापान के चंद्र मिशन का नाम था SLIM, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। और जो बाकी 4 देश हैं वो कौन कौन से हैं? यूएसए, यूएसएसआर जिसे सोवियत संघ भी कहा जाता है ना। फिर तीसरा देश था चीन, और चौथा देश था भारत। भारत जो है 23 अगस्त 2023 के दिन, और इसी दिन को हम मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। तो दोस्तों ये है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। तो इमैनुअल मैक्रोन अपने हमारे जो 75वां गणतंत्र दिवस था उसके मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे, है ना। ठीक, तो क्वेश्चन कौन कौन से बन सकता है कि 75वें गणतंत्र दिवस में भारत के मुख्य अतिथि कौन बने। ठीक है, और जब वो आए तो उनके साथ बहुत सारे समझौते पर हस्ताक्षर हुए, और उसी समझौते के दौरान हमने ये निश्चय किया कि 2026 को भारत और फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाएंगे। तो इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है
कि भारत और फ्रांस नवाचार वर्ष कब मनाएंगे, या 2026 को कौन सा वर्ष मनाया जाएगा। फ्रांस के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों, यूरोप का एक देश है, समृद्धशाली देश है, आईफेल टावर यही है ना, और राफेल हमने यहीं से खरीदा है। फिर अगली खबर है हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2024। इसमें दोस्तों जो पहली रैंकिंग प्रदान की गई है वो प्रदान की गई है सिंगापुर को, और इसी में भारत की जो रैंकिंग है वो 80 है ना। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किस देश का था, तो उत्तर होगा सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2024 में भारत की रैंकिंग कौन कौन सी थी, तो उसका जवाब होगा 80। ठीक है, चलिए अगले खबर की तरफ देखते हैं। दोस्तों अगली न्यूज है कि जो एनएसओ का 2023-24 का जीडीपी वृद्धि का जो अग्रिम अनुमान था, उसके तहत उन्होंने अनुमान लगाया है कि भारत 7.3% की दर से वृद्धि करेगा। ये अग्रिम अनुमान है। तो इससे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, क्वेश्चन ये बन सकता है कि 2023-24 में एनएसओ ने क्या अनुमान लगाया है वृद्धि का, तो उसका जवाब होगा 7.3%, है ना। अब दोस्तों एनएसओ के बारे में जान लेते हैं। तो एनएसओ का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो दोस्तों इसका गठन किया गया था 2019 में। इससे पहले एक सीएसओ था और एक था एनएसएसओ, और इन दोनों को मिला के हमने 2019 में क्या बना दिया, एनएसओ। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है कि पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग एमपीआई से बाहर आए। एमपीआई मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और हिंदी बोलते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। ठीक, और एक्चुअल में ये यूएनडीपी और ओपीएचआई इनके द्वारा वैश्विक स्तर पर जारी किया जाता है। तो भारत ने क्या है, नीति आयोग ने इनसे सहायता लेकर भारत के राष्ट्रीय स्तर पर इस रिपोर्ट को जारी किया, और इसके तहत बताया गया कि पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग भारत में एमपीआई से बाहर आए हैं। और दोस्तों जो ये एमपीआई निकाला जाता है, ये 12 सूचकांकों के आधार पर निकाला जाता है, और जो 12 सूचकांक है वो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होते हैं। कौन कौन से, एक स्वास्थ्य, एक शिक्षा, एक जीवन स्तर। और जो स्वास्थ्य संबंधित 3 मानक है, शिक्षा से संबंधित 2 और जीवन स्तर से संबंधित 7। तो इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, किसके द्वारा बताया गया कि 24.82 करोड़ लोग बाहर आए, किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा, यानी एमपीआई द्वारा। ठीक, ये एमपीआई भारत में कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है ना। कितने सूचकांकों पर आधारित है, 12 सूचकांकों पर आधारित है। चलिए अगली खबर। दोस्तों अगली खबर है कि 2023 भारत का दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा। इसमें यही बन सकता है कि अगर दूसरा सबसे गर्म वर्ष था तो पहला कौन सा था, तो पहला था 2016। भारत का सबसे अधिक गर्म वर्ष था 2016, दूसरा सबसे ज्यादा गर्म वर्ष था 2023। अगली खबर की बात करें कि 10वां वाइब्रेंट गुजरात जो सम्मेलन है, जो समिट है, वो गांधीनगर में आयोजित किया गया। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट समिट होती है जो 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई। दोस्तों इसके जो चीफ गेस्ट थे वो यूएई के राज प्रमुख थे, तो इसलिए हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली खबर है कि 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पंगडिया होंगे। ठीक, अब दोस्तों वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं। ये आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। क्यों किया जाता है, जो केंद्रीय कर का कलेक्शन होता है उसको राज्यों को किस अनुपात में बांटा जाएगा, ये कौन बताता है, ये वित्त आयोग बताता है। तो इसके लिए वित्त आयोग का गठन किया गया। तो दोस्तों जो ये अरविंद पंगडिया है, ये हमारे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, है ना, पहले उपाध्यक्ष किसके, नीति आयोग के। और दोस्तों ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, और जो ये वित्त आयोग सिफारिश देगा वो किन वर्षों के लिए देगा, 2026 से 2031 के लिए, है ना। और दोस्तों जो अपना पहला वित्त आयोग गठित किया गया था 1951 में, इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ठीक है, और जो पहले वित्त आयोग की सिफारिशें थी वो थी 1952 से लेके 1957 के लिए। क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है, किस नंबर का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन है ना, कब से कब तक की रिपोर्ट होगी। क्या कभी ये पूछ लिया कि पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया।
ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? ये कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों जो अगली खबर है कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई। तो दोस्तों जो ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई, इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को लक्षित किया गया है, जिसके तहत इनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, साथ में सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी, और उसके बाद उन परिवारों को चिन्हित किया जाएगा जिनकी मासिक खपत 300 यूनिट के से अधिक है ना। तो अगर ये 300 यूनिट जिनकी खपत है वो इतनी ऊर्जा या सौर से प्राप्त कर लेते हैं, तो जो हमारे ऊर्जा के संसाधन है, जो पारंपरिक संसाधन है, उन पर दबाव कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके तहत क्वेश्चन कौन कौन समझ सकता है? इस योजना की शुरुआत कब की गई? 22 जनवरी 2024। कितने परिवारों को लक्षित किया गया है? 1 करोड़ परिवार को। ठीक है, और इसमें कौन कौन से इसके उपंग है, मतलब कौन कौन से इसके अवयव है? इसमें ऋण प्रदान किया जाएगा या सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। चलिए अगली खबर की बात करें तो यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। तो इसमें इन्होंने बताया कि भारत में वृद्धि जो है वो सर्वाधिक रहेगी। तो ये तो सभी बोल रहे हैं सर्वाधिक रहेगी। जो हमारे काम की खबर है, जो काम की खबर है वो ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है ना? तो इसका जवाब होगा यूएन, यूनाइटेड नेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार 2023-24 में भारत की वृद्धि दर 6.5% रहेगी। अब इससे प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं? आईएमएफ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? आईएमएफ। ठीक, फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि 2023-24 के लिए आईएमएफ ने भारत की वृद्धि दर कितनी प्रिडिक्ट की है? तो वो हो जाएगा 6.5%। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि आईएमएफ है ना, इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है। तो दोस्तों जो हमारी आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय खबरें थी वो इतनी थी जनवरी महीने की। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम खेल की खबरें और जो नियुक्तियां हैं उनसे संबंधित जो मुद्दे उन पर चर्चा करेंगे और देखेंगे उनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। धन्यवाद।